गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ, चलिए ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। बच्चे शायद मैंने ये होमवर्क आपको कुछ दिया था, कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। मैंने कहा था ये सेंटेंसेस आपने करने हैं और फिर हम इन्हें मैच करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो चलिए जो सेंटेंसेस थे बोर्ड पर देखें वो क्या है। पहला लिखा है बच्चे, क्या हम 10 पॉइंट्स प्रोनाउन के कर चुके हैं बच्चे। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन को देखा था, मैंने किसी अलग स्टूडियो से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेजा हुआ था, देखे ध्यान से। ऑफ द टू गर्ल्स जूली एंड जेनी हु इज़ द बेटर सिंगर, मैंने कहा था जब भी बात ह्यूमन बींग्स की आएगी, ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे। मैंने कहा था जब भी बात तो सिलेक्शन की आती है तो बच्चे उसमें हु नहीं आता, हमेशा क्या आएगा? विच आएगा। यहाँ हु रॉन्ग हो जाएगा, आप क्या करेंगे? विच इज द बेटर सिंगर। अगला, ही हैज़ बिन किलिंग हिज टाइम सिंस मॉर्निंग दैट विल अपसेट द प्रिंसिपल। मैंने कहा था हम यहाँ इस सेंटेंस में दैट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप याद रखें इस बात को, मैंने बताया था वेन एवर वी टॉक अबाउट अ क्लॉज, जब भी हम बात किसी क्लॉज की करते हैं, किसी क्लॉज को रिलेट करते हैं, तो बच्चे क्लॉज को रिलेट करते समय हम क्या करते हैं? याद रखें, हम हमेशा विच रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ वहाँ पर नहीं किया जाता। वी ऑलवेज यूज़ विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी क्लॉज। यहाँ विच हो जाएगा। अगला लिखा, खली ईट्स अ लॉट ऑफ बोथ वेज एंड नॉन वेज दैट मेक्स हिम लुक अ जायंट। ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि हम बात वेज और नॉन वेज की कर रहे हैं, या देखो वेज और नॉन वेज खाने से हर बंदा जायंट नहीं दिखने लग जाता, राइट? कुछ तो कितना ही खाते रहते हैं फिर भी वो मोटे नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, राइट? सो एक्चुअली आई एम नॉट रिलेटिंग टू वेज और नॉन वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेज और नॉन वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्शन की खली का नॉन वेज खाना या वेज खाना उसे जाइंट बनाता है। खली खाता तो जाइंट दिखता है, हर बंदा जाइंट नहीं दिखता। तो वंस अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेज और नॉन वेज, हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि खली वेज नॉन वेज दोनों बहुत सारा खाता है। और जब भी हम बात बच्चे किसकी करते हैं, किसी क्लॉज की करते हैं, तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन विच आ जाना चाहिए, विच मेक्स हिम लुक लाइक अ जाइंट। ठीक है, अगला, एवरी बॉय वॉज सिंगिंग एट द पार्टी, एवरी बॉय हु वॉज सिंगिंग एट द पार्टी वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मैंने आपको बताया था जब भी आप एंटीसीडेंट के साथ वर्ड एवरी, ऑल, नो, एनी, दैट वाला फंडा याद है ना? जब भी ये वर्ड्स हमारे एंटीसीडेंट्स बनते हैं या एंटीसीडेंट्स के साथ ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चे हम क्या करते हैं? याद रखें, उस सिचुएशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन कुछ और नहीं, हमेशा क्या लेंगे बच्चे? दैट लेते हैं। तो यहाँ से हु रिमूव कर दिया जाएगा और रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा बच्चे? दैट लिखा जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। राइट। अगला, दैट वॉज द सेम मिस्टेक। अब सेम और सच का हमने फंडा लास्ट समझा था। सेम मिस्टेक, सेम के बाद अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब आती है तो मैंने क्या कहा था कि उस केस में हमें क्या लेना होता है? दैट लेना होता है। ये तो बात हो गई इन एग्जाम्पल्स की, ठीक है। बाकी हम कई पॉइंट्स कर चुके हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कौन कौन सी चीज़ें हम कर चुके हैं, ताकि चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएं। लेट मी टेल यू। पहला बच्चे हमने देखा था कॉन्सेप्ट हु विच दैट वाला, याद होगा आपको? हु विच दैट, ये नंबर 1 था जो हमने पढ़ा था। सेकंड की बात अगर हम बच्चे करें, ये पहला हो गया। दूसरा हमने क्या देखा? तीसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा था बच्चे हु, हुम और हुज, याद है ना? हु, हुम और हुज, राइट। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चे? दैट देखा था, याद है आपको? दैट, नो, एनी, मतलब किसके साथ यूज़ होता है? अलग से मैंने बताया था, नो, एनी, एवरी, ऑल, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर देखिए आप बच्चे, मैंने क्या कहा? फोर्थ की जो बात मैंने की थी वो मैंने आपको बताया था कि विच जो होता है वो सिलेक्शन में यूज़ होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि विच जो है यूज़ होता है वो क्लॉज के लिए यूज़ होता है। एक तो मैंने क्या कहा था? सिलेक्शन, याद होगा, जब भी बात सिलेक्शन की होती है विच आता है, राइट। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी बच्चे। फिर मैंने आपको क्या बताया था? विच सिलेक्शन के लिए आएगा, विच क्लॉज के लिए आएगा। और मैंने एक आपको बताया था, याद है? नंबर तो नहीं याद है, लेकिन हाँ, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले बच्चे एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता है, याद है ना? मैंने कहा था व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले एंटीसीडेंट हम नहीं लिखा करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलिए, ये हो गया नंबर 6। 7, 8, 9 और 10 में सेम, सच की बात हुई थी।
सेम एज कब आएगा, सेम दैट कब आएगा, सच एज कब आएगा, सच दैट कब आएगा, इन चीज़ों की बात बच्चे मैंने की थी, मैंने आपको बताया था, राइट। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेम एज, सच एज, सेम दैट, सच दैट, इसे कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। वी बिन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो मेरी बात समझ आई बच्चे सभी को, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई बच्चे, ये सारी चीज़ें आपकी हम पढ़ चुके हैं, 10 तक हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे बच्चे, नंबर 11 से आगे चलते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक प्रोनाउन की बात करते हुए आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नंबर 11 को देखेंगे अब आप। नंबर 11 जो मैं कहने जा रहा हूँ, नंबर 11, नंबर 11 की बात करते हैं। नंबर 11, अब नंबर 11 क्या है देखते हैं बहुत ध्यान से। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और बच्चे आगे चलेंगे, ठीक है। नंबर 11 क्या कहता है उस चीज़ को आप देख लें। 10 तक हम चीज़ों को देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। याद रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या करना होता है, ध्यान से देखेंगे, कई बार हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लिखते हैं, देन या एज या सो एज लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम दैट या दोज भी लिखते हैं, और इनके साथ या तो ऑफ लिखा जाता है, दैट ऑफ, दोज ऑफ, या कोई और प्रपोजिशन लिखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं समझा देता हूं, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। टू बैलेंस द कंपैरिजन, है ना, तुलना को बैलेंस करने के लिए, है ना। तुलना जो कंपैरिजन है बच्चे वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब ये होता है, जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से देख लें। बहुत ध्यान से देखें और आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। देखिए ये चीज़ें हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखें जरा, मैंने आपको बोला था, दो बातें मैंने आपको बताई थी। जब भी बच्चे हम कंपेयर करते हैं तो दो बातें याद रखना, कंपैरिजन के लिए दो बातें याद रखना। एक तो जिन्हें कंपेयर कर रहे हैं वो कैटेगरीज सेम होनी चाहिए, द कैटेगरीज मस्ट बी सेम। ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से आप कंपेयर करेंगे, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर करेंगे। और दूसरी बात क्या है बच्चे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, यानी केसेस भी सेम होने चाहिए। इस बात का भी आपको बड़ा अच्छा पता होना चाहिए, केसेस भी सही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये बात बेहतर समझ आती है एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कह दिया, मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ आगरा is better than Delhi. The climate of Agra is better than Delhi. इस एक एग्जाम्पल में चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं अगर ऐसा लिखता, क्या लिखता, अगर मैं लिखता कि आगरा इज़ बेटर देन दिल्ली, तो इस सेंटेंस करेक्ट हो जाता, क्योंकि आगरा इज़ अ सिटी, दिल्ली इज़ अ सिटी, दो सिटीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। और आगरा भी वहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से हमने कंपेयर कर लिया, वो इशू नहीं होता। लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो आई एम नॉट कंपेयरिंग आगरा विद दिल्ली, आई एम कंपेयरिंग द क्लाइमेट ऑफ आगरा। किसे बच्चे, आगरा की क्लाइमेट को दिल्ली की क्लाइमेट से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखें प्रपोजिशन क्या आया है, ऑफ, इसीलिए। और ये देखें यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है। दैट तब लिया जाता है जब आप सिंगुलर चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, और दोज तब लिया जाता है जब आप किसी प्लरल चीज़ को, किसी प्लरल नाउन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब बार बार क्लाइमेट लिखोगे तो फिर प्रोनाउन बनाने का फायदा क्या हुआ, प्रोनाउन को पढ़ने का क्या यूज हुआ। See, pronoun is used to replace a noun, right? To add beauty to the language.
एवरी टाइम यू डू नॉट हैव टू रिपीट द सेम नाउन, सेम नाउन बार बार रिपीट नहीं किए जाते, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे अब क्या करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ऑफ क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे यहां ऑफ है। दैट क्यों लिखा? क्योंकि आपने सिंगुलर द क्लाइमेट को सब्स्टिट्यूट किया। आई होप बातें समझ आ रही होंगी। एक और एग्जांपल देखो, चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने कहा द प्लेयर्स, मैंने यूं कह दिया इंडियन प्लेयर्स। क्या कहा बच्चे मैंने? इंडियन प्लेयर्स आर मोर एक्टिव, इंडियन प्लेयर्स आर मोर एक्टिव देन पाकिस्तान। मेरी बात को समझना, इंडियन प्लेयर्स आर मोर एक्टिव देन पाकिस्तान। हम इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहे, कंपेयर किसे कर रहे हैं? प्लेयर्स को, जो कि प्लरल हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मैं कहूं ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी, और ये हमारा हमेशा क्या हो जाएगा बच्चे, लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अगर आपको लगता है कि नो एरर है तो फिर से बच्चे जो हमारा आंसर बनेगा क्या बनेगा, सी। और आपको लिखना पड़ेगा इस बार दोज ऑफ पाकिस्तान। दोज क्यों आया, समझ आया होगा, क्योंकि हम एक प्लरल सब्जेक्ट, प्लरल नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दोज लिया, और पोजेशन का जब दिखाना होता है तो ऑफ आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, या तो ऑफ आएगा या कोई और प्रपोजिशन आएगा। एक आध एग्जाम्पल ऐसा भी देखो जो कुछ और प्रपोजिशंस को लेकर आ रहे हों। जैसे मैंने कहा द flowers on the table, the flowers on the table look more beautiful, look more beautiful than window। जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। क्या बच्चे, द फ्लावर्स ऑन द टेबल लुक मोर ब्यूटीफुल देन विंडो। मैंने पार्ट में डिवाइड किया, ए, बी, सी, और ये बच्चे क्या हो जाएगा, डी, अगर आपको लगता है नो एरर है। तो ध्यान से देखेंगे, हम बात टेबल को विंडो से, अगर हम कहते द टेबल लुक मोर ब्यूटीफुल देन विंडो, द टेबल लुक मोर ब्यूटीफुल देन विंडो, तो ये चीज़ें अलग होती। लेकिन हम यहाँ टेबल और विंडो को कंपेयर नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान दें। हम यहाँ कंपेयर बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ आ रही है? द फ्लावर्स ऑन द टेबल, क्या कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, द फ्लावर्स ऑन द टेबल लुक मोर ब्यूटीफुल देन विंडो। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे हम कंपेयर कर रहे हैं टेबल पर रखे फ्लावर्स को विंडो पर रखे फ्लावर्स से हम कंपेयर कर रहे हैं। बोलो जी, बात समझ आ रही है? राइट, तो आप पॉसिबल करेक्शन क्या करेंगे वो भी बता देता हूं आपको, है ना। तो बच्चे फ्लावर्स कैसा है, प्लरल है ना, ये क्या है, प्लरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल देन दोज। प्लरल है इसलिए दोज समझ आ गया होगा, और इस बार यहां ऑफ नहीं बल्कि ऑन आएगा। देन दोज ऑन, गलत मत समझना, देन भी लिखा रहेगा, विंडो से पहले यहां आ जाएगा, देन दोज ऑन विंडो, देन दोज ऑफ पाकिस्तान, देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखो, चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, फटाफट देखते हैं। जैसे बच्चे मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इंफॉर्मेटिव than the new magazine, अब देखो बच्चे ध्यान से समझना, मैंने कहा इस मैगजीन के आर्टिकल्स ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं नई मैगजीन के कंपैरिजन में। फिर देखिए आप ध्यान से, हम मैगजीन को मैगजीन से कंपेयर अगर करते तो क्या लिखते, दिस मैगजीन इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन द न्यू मैगजीन। बट द पॉइंट इज, आई एम नॉट कंपेयरिंग मैगजीन विद द मैगजीन, आई एम कंपेयरिंग द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन। द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इन्फॉर्मेटिव दैन
अब आप बात देखो, आर्टिकल्स से पता चला कि बात क्या है, प्लरल की है, तो दोज लिखो। और वहां प्रपोजिशन क्या था, इन, इसलिए देन के ठीक बाद क्या लिखोगे, देन दोज इन द न्यू मैगजीन। इस तरह से बच्चे बातें आपको समझनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप सिंगुलर को सब्स्टिट्यूट करते हो तो बच्चे क्या लोगे, अगर आप सिंगुलर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बच्चे क्या क्या यूज करेंगे आप, सिंगुलर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस। जबकि प्लूरल अगर आप लिखते हो तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा, प्लूरल के लिए बच्चे यूज होगा क्या, दोज यूज होगा। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, नहीं ना, राइट। इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे आप, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, राइट। चलिए बच्चे ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल बच्चे ऐसा ही देखते हैं और फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है? चलिए जी, एक 5वां एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा द curtains with golden rods are more attractive, are more attractive, are more attractive than, are more attractive than red rods। अब मेरी बात फिर से ध्यान से समझो एक बार। मैं यहाँ अगर ये लिखता कि गोल्डन रॉड्स आर मोर अट्रैक्टिव देन रेड रॉड्स तो बात समझ आती, रॉड्स को कंपेयर कर रहा। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्टन्स जो कि गोल्डन रॉड्स के साथ हैं। प्रपोजिशन क्या है बच्चे, विद, और कर्टन्स प्लरल हैं, यहाँ से भी पता चला प्लरल हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं कह दूँ ये सी पार्ट है बच्चे, ये ए पार्ट है, तो फिर से एक बार कौन सा पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, पार्ट रॉन्ग हो जाएगा ये वाला, और आपको लिखना पड़ेगा देन दोज विद, देन दोज और विद भी लिखना पड़ेगा। दोज क्यों, आई होप समझ आया होगा। वी आर कंपेयरिंग अ प्लरल विद अ प्लरल सब्जेक्ट, प्लरल सब्जेक्ट विद अ प्लरल सब्जेक्ट, दैट्स द रीजन कि बच्चे हमें दोज लिखना पड़ा। अब आप बार बार देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑफ ऑफ, ऑन आया, इन आया, विद आया, तो जो जैसी प्रपोजिशन बच्चे होती हैं आपको वैसे ही प्रपोजिशन लिखनी पड़ती है, रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक और 6वां एग्जाम्पल जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा। मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ध्यान से देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, the population of India is more than America, the population of India is more than America। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें बच्चे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि फिर से एक बार हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं इंडिया को अमेरिका से, हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन को अमेरिका की पॉपुलेशन से। इंडिया की पॉपुलेशन को अमेरिका की पॉपुलेशन से जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। क्या बन जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन अमेरिका। यानी फिर से एक बार बच्चे, सिंगुलर होने की वजह से आपको यहां दैट लिखना पड़ेगा और ऑफ लिखना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे किसी को भी? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? यस, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बच्चे, कि आप सिंगुलर के साथ दैट को लिखेंगे और प्लुरल के साथ दोज को लिखेंगे, जबकि मैंने क्या बताया, प्रपोजिशन जैसा रहा हो पिक्चर में वैसा ही प्रपोजिशन लेकर अगली चीज को हम लिखेंगे। ये पॉइंट नंबर बच्चे 11 था। आई होप बेहतर समझ आया होगा, राइट। देन के बाद हम लोग, देन और एज के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, दैट ऑफ या दोज ऑफ ऐसा लिखते हैं, या कोई दूसरा प्रपोजिशन भी एज पर आवर रिक्वायरमेंट लिखा जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। नंबर 11 था बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 12। नंबर 12 क्या कहता है उसकी बात करते हैं। नंबर 12, नंबर 12 क्या कहता है उसे ध्यान से देख लें आप, ठीक है बच्चे। नंबर 12 क्या कहता है मैं आपको पहले ही बता दूं,
लिखेंगे ध्यान से, क्या? वी कंपेयर द सेम कैटेगरीज। जरा इस बात को समझना जो मैं लिख रहा हूं, सेम कैटेगरीज। पहली बात कि हम सेम कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं, और दूसरी बात और लिखें, फिर एक साथ एग्जांपल्स देखेंगे। सेम कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं, एंड वी कंपेयर द सेम केसेस, ये दोनों ही चीज़ों के एग्जाम्पल्स देकर मैं बातें आपको समझाता हूं। जैसे बच्चे, मैंने यहां लिखा, मैंने कहा ही इज टॉलर दैन मी। इस एग्जाम्पल में ही चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। बच्चे ध्यान दें, यहां देखना दोनों ही बातें, ही और मी में कंपैरिजन देखो। पहली बात बच्चे, कैटेगरीज की अगर बात करूं, ब्रैकेट में देखेंगे, कैटेगरीज की अगर बात करूं तो कैटेगरीज तो सेम है, कैटेगरीज सेम है, क्योंकि दोनों ही मी और ही दोनों ही क्या हैं बच्चे, दोनों ही क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो क्या पहली बात समझ में आई? कैटेगरीज सेम है, लेकिन 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 जो मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ, जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहां गलती ये हुई है कि केसेस सेम नहीं है। केसेस बच्चे सेम नहीं है, और ये दिक्कत है ना। ही और मी, अगर आप इन्हें देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ ही क्या बन जाता है बच्चे, सब्जेक्टिव केस, और मी क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि पूरी तरह गलत हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें। आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, तो ये चीज़ गलत हो रही है ना। कैटेगरीज तो सेम है, ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन आप ये चीज़ गलत कर बैठे इस सेंटेंस में। ये सेंटेंस जो कि शायद आपको सही लग रहा हो, लेट मी टेल यू बच्चे, ये सही नहीं है, गलत है। सही कैसे होगा, ही इज टॉलर दैन, इस मी को हटाकर यहां आई लिखा जाएगा। रिमेंबर, ही इज टॉलर दैन आई। कैटेगरीज सेम है, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन केसेस भी सेम होने चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। जैसे मैंने कहा माई शर्ट इज लार्जर दैन ही। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ ही और माई शर्ट में कंपैरिजन हो रहा है। मैं ब्रैकेट में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। केसेस तो ठीक हैं, केसेस तो सेम हैं, लेकिन अगर बच्चे बात अब कैटेगरीज की करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैटेगरीज यहाँ सेम नहीं है। या सुनो, कैटेगरीज की बात करेंगे तो माई शर्ट क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, एक शर्ट है, और दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा क्या है, ही, जो कि ह्यूमन बीइंग है। ही जो कि ह्यूमन बीइंग है, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। तो शर्ट और ही ह्यूमन बीइंग का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मतलब ये कि बच्चे हम कैटेगरी सेम नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, माई शर्ट इज लार्जर देन ही नहीं होगा, ये लिखेंगे, या तो लिखो हिज शर्ट या सिर्फ हिज भी ओके होगा। माई शर्ट इज लार्जर देन हिज। हिज का मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ हिज का मतलब हिज शर्ट है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो मुझे बताओ, कोई परेशानी नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा माई काउ गिव्स मोर मिल्क। ध्यान से देखेंगे, माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही। अब ध्यान से देखना जो बताना चाह रहा हूं, सेंटेंस गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी गाय उससे ज्यादा मिल्क देती है। मेरी गाय उससे ज्यादा मिल्क देती है। चीजों को समझने की कोशिश करना, राइट बच्चे। तो देखो जो मैं आपको बता रहा हूं कि माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही, तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां माई काउ को ही से कंपेयर किया गया, यानी एक एनिमल को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया। तो फिर से अगर आप देखें, केसेस तो सेम है, केसेस तो आप देख लें बच्चे, केसेस तो ठीक हैं, यानी ही भी सब्जेक्ट है और माई काउ भी सब्जेक्ट है। लेकिन जब बात करते हैं किसकी,
कैटेगरीज की। जब हम बात किसकी करते हैं बच्चे, कैटेगरीज की, तो गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ बात माय काउ जो कि एक एनिमल है, माय काउ और ही जो कि एक ह्यूमन बीइंग की है। क्या लगता है आपको, कैटेगरीज गलत हो गई जबकि केसेस सेम है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान दें, हम यहाँ माय काउ और माय काय और ही का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्या किया जाएगा, आप बताएं बच्चे, क्या कर सकते हैं। तो बच्चे इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जल्दी से बताएं, ध्यान देंगे, समझेंगे चीजों को। माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही, अगर आप यहां पर हिम लिखेंगे तो भी गलत होगा क्योंकि केसेस का तो दिक्कत ही नहीं है, केसेस की तो दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है, एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करेंगे, एक नॉन लिविंग को नॉन लिविंग से, एनिमल को एनिमल से। फिर से एक बार बच्चे तुम्हें यहाँ क्या लिखना होगा, ध्यान से देखो, तुम्हें फिर से एक बार यहाँ हिज लिखना होगा। क्या लिखना होगा, हिज लिखना होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि आपको हिज लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैंने क्या कहा बच्चे, यहां हिज इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आप हिज का मतलब समझेंगे, हिज काउ, हिज काउ, यानी माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन हिज का मतलब हिज काउ। मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ माई फर्नीचर, मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ माई furniture is better than, the quality of my furniture is better than you। फिर से वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान दें। द क्वालिटी ऑफ माई फर्नीचर, एक बात आप समझेंगे, पहले तो हम क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, माई फर्नीचर भी कंपेयर नहीं हो रहा, क्वालिटी को कंपेयर कर रहा हूं, राइट, किससे, यू से। क्या ये ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा केसेस तो ठीक ही हैं, है ना, केसेस तो ठीक ही हैं क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी, तो केस का इशू तो नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैटेगरीज, क्या बच्चे, कैटेगरीज की बात अगर बच्चे मैं करता हूं तो ध्यान दें, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। वहाँ बात क्वालिटी की है ना, किसकी है बच्चे, क्वालिटी की है, और क्वालिटी को हम यू से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, यू से कंपेयर आप नहीं कर सकते, ये क्वालिटी और यू का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से देख लो। पहली बात, द क्वालिटी ऑफ माई फर्नीचर इज बेटर देन यू, यू नहीं होगा, एक्चुअली आपको यहां दैट ऑफ लिखना पड़ेगा, याद है ना, इसे ठीक पहले बताया था। दैट ऑफ का मतलब है द क्वालिटी ऑफ, और योर्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, योर्स। मैं फिर से डिटेल में समझा देता हूं। दैट ऑफ का क्या मतलब होता है और योर्स का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देख लेंगे। ये लिखेंगे, दैट का मतलब है द क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ, और योर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, योर फर्नीचर। मेरी बात समझ आ रही है, द क्वालिटी ऑफ योर फर्नीचर, समझेंगे। मैंने क्या कह दिया, मैं बार बार बता देता हूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो चीज़ों को समझा देता हूं। यहाँ जो दैट का मतलब है वो कुछ और है और योर्स का मतलब कुछ और है, याद रखें। यहाँ दैट का मतलब है द क्वालिटी ऑफ लिखा रहा अपना, योर्स का मतलब है योर फर्नीचर। बस इस चीज़ को इतना बड़ा ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, दैट ऑफ योर्स। दैट का मतलब द क्वालिटी ऑफ योर्स का मतलब योर फर्नीचर, द क्वालिटी ऑफ योर फर्नीचर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ तक, राइट। एक और एग्जांपल हम ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, है ना। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नंबर 5 एग्जांपल। नंबर 5 मैंने कहा बच्चे, मैंने कह दिया द कलर ऑफ
my car is more attractive, is more attractive than you। ठीक है ना। अब आप अच्छी तरह समझ लें, यू से कलर के कार का कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता है। आप यू गलत करेंगे, सही क्या बनेगा, एक तो आप दैट लिखेंगे, दैट का मतलब हो जाएगा द कलर, और फिर ऑफ लिखेंगे द कलर ऑफ, और फिर या तो योर कार लिखो या बेहतर है कि क्या लिखो, योर्स लिखो। योर्स का मतलब समझ रहे हो ना, योर्स का मतलब क्या है, योर्स का मतलब बच्चे योर कार है, क्या है, योर कार। क्लियर है ना। द कलर ऑफ माई कार इज बेटर देन द कलर ऑफ योर कार की जगह दैट ऑफ योर्स लिख दिया जाएगा। आई होप यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। एग्जाम्पल्स लिख लें, ध्यान से देख लें, समझ लें, और फिर हम आगे चलते हैं। आई होप द थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर देखेंगे बच्चे कौन सा, 12 13 हो गया 14 की तरफ। चले बच्चे ध्यान से देखें। तो ये आपको बात समझ आ गई कि हम कंपेयर करते हैं सेम कैटेगरीज को और कंपेयर करते हैं सेम केसेस को। आई होप ये चीज़ें बेहतर समझ आ रही होंगी आपको इन एग्जाम्पल से, जो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं चीज़ों को देखते समझते हुए। नंबर 13 हो गया बच्चे, नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्विकली चीज़ों को देखें, समझें और आगे चले। नंबर 14 क्या कहता है उसकी बात बच्चे मैं कर लेता हूं। नंबर 14, नंबर 14 क्या है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चे नंबर 14 की बात करते हैं। नंबर 14 क्या लिखा हुआ, यहां दैट ऑफ देख लिया, दोज ऑफ देख लिया, ठीक है ना। सेम कैटेगरीज और सेम केसेस को भी हमने देख लिया, समझ लिया, और फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एग्जाम में आया था, जरा बताएंगे क्या क्या गलती है इसमें। एग्जाम में आया था, लिखा था इफ ही वर मी, if he were me, comma, he would help you, he would help you, right? if he were me, comma, he would help you। तो बच्चे सेंटेंस को अगर पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैं कहूं ए बी सी और ये हो गया डी, तो आपका पार्ट बी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां मी लिखना रॉन्ग होगा। क्या लिखेंगे, इफ ही वर आई, क्या लिखेंगे, इफ ही वर आई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, तो ऐसा मान लो, या आप दूसरा फंडा देखो, वर जो है बच्चे यहां पर एक नॉन एक्शन वर्ब है, याद है ना, वर इज आ नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब के साथ बच्चे हम क्या करते हैं, नॉन एक्शन वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट थोड़ी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये बातें भी मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों ही बच्चे किस में लिखे जाते हैं, रिमेंबर ये दोनों ही सब्जेक्टिव केसेस में लिखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इफ ही वर मी नहीं होगा, इफ ही वर आई हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 क्या कहता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। नंबर 14 क्या कहता है उसे ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। नंबर 14 की जब बच्चे मैं बात करूंगा तो यहां बात करूंगा मैं दो, कई बार क्या होता है दो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। रिमेंबर ये एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले फर्दर, जब पहले पास्ट में जब कभी हम बात किया करते थे तो फैशन कुछ और था, मैनर कुछ और था, तरीका कुछ और था। तो जब हम दो सब्जेक्ट के बारे में बात करते थे तो फॉर्मर और लेटर से काम चलाते थे। फॉर्मर बच्चे, फॉर्मर क्या, FORMER, फॉर्मर, और लेटर LATTER, इनसे काम चलता था। इसका मतलब हमेशा क्या होता है बच्चे, कॉन्वर्सेशन में पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन में बाद वाला। लेकिन वो चीज़ें अब नहीं हैं, क्योंकि वो आपको और कंफ्यूज करना चाहता है। द एग्जामिनर वांट्स टू कंफ्यूज यू
इवन मोर। फॉर दैट, अब वो ये फॉर्मर और लेटर का फंडा यूज नहीं करता। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूं। वो क्या करता है, अगर आपके दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो बच्चे क्या करेगा, ध्यान से देखें समझें। अगर ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वो आगे जब इनके बारे में बात करेगा तो क्या लिखेगा, दिस, दैट, और क्या लिखेगा, दीज, दोज तब लिखेगा जब सब्जेक्ट्स प्लरल होंगे। रिमेंबर बच्चे मैंने क्या कहा, दिस दैट तब लिखा जाएगा जब वो दोनों सब्जेक्ट जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं आर सिंगुलर, एंड दीज दोज विल कम इन पिक्चर व्हेन द सब्जेक्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट आर प्लरल। ठीक है, अब फंडा याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, दिस दैट दीज दोज बच्चे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हुआ करते थे। क्या होते थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हुआ करते थे। ये आपको नियरनेस फारनेस के बारे में बताते थे। दिस इज माई पेन, इसका मतलब पेन कहीं आपके पास है। दैट इज माई पेन, इसका मतलब है कि पेन कहीं दूर है। राइट इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे। हर एक चीज को आप देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, राइट तो आप एक बात ये ध्यान रखें कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। जब भी आप बात करते हैं इनके बारे में तो याद रखेंगे बच्चे, ये जो दिस और दीज जो हैं यूज होते हैं वो हमेशा पास वाले यानी S2 के बारे में बात करेंगे। जबकि बच्चे जब हम बात करेंगे दैट और दोज की तो वो हमेशा दूर यानी S1 के बारे में बात करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। दैट और दोज बात करेंगे S1 के लिए और दिस और दीज बात करेंगे पास वाले यानी S2 के लिए। डिस्टेंस देख लो ना, यहां से पास कौन है, यहां से पास कौन है, S2, यहां से दूर कौन है, S1। यानी S1 के लिए दैट या दोज होगा और S2 के लिए दिस और दीज होगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि किसके लिए क्या यूज होगा। दूसरी बात देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। दूसरी बात बच्चे ये है जो मैं आपको बताना समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि पहले आप हमेशा दिस और दीज लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चे, दिस और दीज लिखोगे पहले, और फिर क्या लिखोगे, दैट और दोज। ठीक है, नोट करेंगे जरा। राइट तो पहले क्या लिखेंगे, दिस और दीज लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, दैट और दोज लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा शुगर एंड मिल्क, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ। शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ। फिर मैंने कहा दिस इज दैट इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं कई तरीके से आपको कंफ्यूज करूंगा। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। हाँ, जैसे मैंने कह दिया ये ए पार्ट है, मैंने कह दिया बी पार्ट है, सी, और ये हमारा डी पार्ट है। तो पहले इसे ही आप समझ लो। मैंने कहा है कि शुगर और मिल्क हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। दैट इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। दैट इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। बड़ा ध्यान रखेंगे, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, दैट इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। तो मैंने क्या कहा था, एक तो वैसे समझ लो, आपने दैट लिखा, दैट दूर वाले की बात करेगा। यहां से दूर कौन है, शुगर। शुगर लिक्विड नहीं होता। और दिस पास वाले की बात करता है, पास क्या है, मिल्क, और मिल्क सॉलिड नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पार्ट कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, बी, ये वाला पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। और आप करेंगे क्या, याद रखें, यहां आपको क्या करना होगा, यहां दिस को उठाकर दैट के प्लेस पर और दैट को उठाकर दिस के प्लेस पर रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या कर देंगे, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, दिस इज लिक्विड एंड दैट इज सॉलिड। दिस इज लिक्विड एंड दैट इज सॉलिड। दो बातें समझ आई। पहले हमेशा दिस दैट, दिस आएगा, दीज आएगा, फिर जाकर आगे क्या आएगा, दैट आएगा या दोज आएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखें। ऐसा ही
फिर मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पर पहले। शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ। फिर मैंने कहा दिस इज solid and this is solid and that is liquid। क्वेश्चन वैसा ही है, मैंने थोड़ा सा इसे घुमाकर लिख दिया, ये डी पार्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने कहा बच्चे ए पार्ट हो गया, ये बी और सी पार्ट हो गया, सी बी, और ये बच्चे क्या हो गया, ए पार्ट, ए बी सी और डी। अब आप मुझे देखकर बताओगे, समझकर बताओगे कहां क्या लिखा जाना चाहिए। शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, दिस इज सॉलिड एंड दैट इज लिक्विड। दिस पास के लिए आता है तो आप याद रखें, दिस जब पास के लिए आता है तो ये तो मिल्क हो गया। क्या मिल्क सॉलिड है? बिल्कुल नहीं। दैट दूर के लिए आता है शुगर के लिए, तो क्या शुगर लिक्विड है? बिल्कुल नहीं। अब दो बातें अपने पास है, या तो मैं पहले वाले पार्ट में जाकर शुगर और मिल्क को चेंज कर दूं, क्या लिखूं मैं, मिल्क एंड शुगर, मिल्क पहले शुगर बाद में, तो एक सोल्यूशन ये बन सकता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि यहां आकर हम क्या करें, लिक्विड और सॉलिड को चेंज कर दें, लिक्विड के प्लेस पर सॉलिड लिख दूं और सॉलिड के प्लेस पर लिक्विड लिख दूं। बच्चे याद रखें, वी हैव टू ऑप्शंस, द फर्स्ट चेंजिंग मिल्क एंड शुगर देयर पोजिशंस, you can interchange their places, and the second solution is that you can go ahead to the part C and you can change the positions of liquid and solid. Now you need to be logical enough. I've been teaching you such things right from the day one. You need to understand what I mean and you need to be decisive in this situation. क्या करेंगे आप, क्या कहते हैं, क्या डिसीजन होगा आपका कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। जरा मुझे देख कर समझ कर बताएं बच्चे कि आप क्या कहते हैं, यहाँ क्या कर देना चाहिए जिससे चीज़ें सही हो जाएंगी। पार्ट ए को मैं करेक्ट करूं या पार्ट सी को? मैंने कहा था जब तक पॉसिबल हो बच्चे लेफ्ट टू राइट बढ़ते रहना, जब तक पॉसिबिलिटी हो लेफ्ट टू राइट बढ़ते रहना। तो इसलिए बच्चे आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा सी। और आप जी हाँ चेंज कर देंगे, क्या, लिक्विड को सॉलिड और सॉलिड को लिक्विड में। क्या हो जाएगा देख लो जरा, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, शुगर एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, this is liquid and that is solid, this is liquid and that is solid। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? राइट चलिए, जब आप ये बात समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं बच्चे। ध्यान से चीज़ों को देखें, समझें और आगे चलें, है ना। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखें, समझें और आगे चलें। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चीज़ों को थोड़ा बदल कर थोड़ा टफ करना चाहूँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना जो एग्ज़ाम में आया। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा द काउ एंड द डॉग, द काउ एंड द डॉग आर यूजफुल एनिमल्स। फिर मैंने कहा दिस gives us milk and that guards our houses। ठीक है जी, चलिए मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये रहा ए पार्ट, ठीक है बच्चे, ये रहा ए पार्ट, ये रहा बच्चे बी पार्ट, सी और डी पार्ट। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल, क्विकली ध्यान से देखते और समझते हुए। मैंने कह दिया द रामायणा एंड द गीता आर टू holy books। This talks about this
talks about Rama and that tells us what and how Krishna was. What and how Krishna was. मेरी बात समझ आ रही है? तो ध्यान दें, ये हमारा डी पार्ट हो जाएगा, ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा, बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ध्यान से देखें, समझें, करने की कोशिश करें। एक और एग्जांपल देख लें इसी कॉन्सेप्ट का। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखें बच्चे ध्यान से, जो मैंने यहां लिखा, यहां बच्चे मैंने लिखा, ध्यान देंगे, apples and oranges are good foods. फिर मैंने कहा these look red and those look yellow। ऐसा मैंने लिखा और सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा बच्चे ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी और डी पार्ट। बहुत सोच कर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है बच्चे, बहुत सोच कर इनके आंसर्स आपने देने हैं। तो देखें, समझें और आगे चलें। कहाँ क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान से देख लें, समझ लें और आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की हम बात करते हैं। द काउ एंड द डॉग आर यूजफुल एनिमल्स। काउ और डॉग जो हैं बच्चे वो यूजफुल एनिमल्स होते हैं, है ना। काउ और डॉग क्या हैं? यूजफुल एनिमल्स हैं, यूजफुल एनिमल्स हैं, और यह हमें मिल्क देता है और वह हमारे घरों की रक्षा करता है। मिल्क कौन देगा भला? काउ। और रक्षा कौन करेगा, गार्ड कौन करेगा? डॉग। लेकिन वहां चीज उल्टी हो गई है, क्योंकि जब आपने दिस लिखा तो दिस डॉग के लिए हो गया, दैट काउ के लिए हो गया। यहां गाय घरों की रक्षा कर रही है और डॉग हमें मिल्क दे रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब दो बातें हैं, या तो हम डॉग और काउ को चेंज कर लें, या हम क्या करें बच्चे, इन पार्ट्स को पूरा पूरा बदल सकते हैं। गिव्स अस मिल्क और दैट गार्ड्स आवर हाउसेस, पूरा पूरा बदल सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब तक पॉसिबिलिटी हो बच्चे देखें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो पार्ट सी रॉन्ग लिया जाएगा, पार्ट सी ही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक बच्चे? ऐसे अगला देखो, द रामायण एंड द गीता आर टू होली बुक्स। दिस टॉक्स अबाउट रामा एंड दैट टेल्स अस व्हाट एंड हाउ कृष्ण वाज। अब हम चाहें, आपको पता है गीता में कृष्ण का जो है वर्णन था, उनके बारे में बताया गया, और रामायण में राम के बारे में बताया गया। तो अगर आप देखें तो हम रामायण और गीता को भी बदल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो आगे जाकर रामा और कृष्णा को भी चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जिसका मतलब गीता, और गीता में बात किसकी? राम की नहीं हुई है। तो बच्चे याद रखें, फिर से एक बार आप याद रखेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हुए आगे बढ़ेंगे, और राम और कृष्णा दोनों ही पार्ट किस में आ जा रहे हैं? दोनों ही पार्ट जो है, दोनों ही एरर्स अगर आप देखें तो पार्ट सी में आते हैं, और पार्ट सी ही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले में। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर गुड फ्रूट्स, दीज लुक रेड एंड दोज लुक येलो। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर गुड फ्रूट्स। अब देखो, दीज यहां है, दीज का मतलब पास वाला, पास ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस तो रेड नहीं दिखते। दोज दूर के लिए आता है, दूर क्या है बच्चे? एप्पल है, और एप्पल येलो नहीं दिखते। अब इशू ये है कि बी और सी पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते,
है ना, क्योंकि बीच में स्लैश है, दो पार्ट्स रॉन्ग नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में हमें पार्ट ए रॉन्ग लेना होगा। वी हैव टू कम बैक टू पार्ट ए। पार्ट ए वुड बी योर आंसर, और होगा क्या बच्चे, ऑरेंजेस को एप्पल और एप्पल को ऑरेंजेस के प्लेस पर लिखा जाएगा। जरा ध्यान से लिख लें बच्चे इस बात को जो मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। क्विकली इस बात को देखें, समझें और आगे चलें, बहुत ध्यान से देख लें। और एक और एग्जांपल देता हूं मैं बच्चे, उससे आप करके दिखाएंगे मुझे। कितने पॉइंट्स हो गए बच्चे, 14। 15th अभी शुरू करेंगे, बट 15th शुरू करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 15th मैं यहां शुरू करूंगा, बट उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जरा वो मुझे करके दिखाओ। एक एग्जांपल छोटा सा मैंने कह दिया, मैंने कहा पेन एंड पेपर, pen and paper are used for writing. Pen and paper are used for writing, comma, this is made from wood and that is made of प्लास्टिक। और बच्चे सेंटेंस को मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये डी है, ये ए है, ये बी है। सोचने की बात है, आप मुझे सोच कर बताएं कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, क्यों। जस्ट गिव मी क्विक मोमेंट गाइस और हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम आगे चलते हैं। आपने चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, अब हम फटाक से आगे देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है जो बच्चे मैंने आपको यहां दे दिया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यहां कैसे करेक्ट करेंगे इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। मैंने कहा पेन एंड पेपर, क्या कहा बच्चे, पेन एंड पेपर, ये पेन हो गया और ये पेपर हो गया। दिस बात करता है पास वाले की, पास क्या है बच्चे, पेपर, दूर क्या है बच्चे, पेन। पेन सच में प्लास्टिक का बना होता है, मेड ऑफ भी लिखा, प्लास्टिक भी लिखा, और पेपर सच में आप वुड से बनाते हैं। एक्चुअली इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं था। तो बड़ी आसानी से बच्चे हम इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं नंबर 15 की तरफ। बच्चे 14 हो गए हैं, नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें, ठीक है जी, राइट। एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 14 नेक्स्ट क्लास में बच्चे इस टॉपिक को मैं ओवर कर लूँगा। नंबर 14 ध्यान से देखें, अगर तुम्हारा
सब्जेक्ट ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर मैं समझा देता हूं मैंने क्या कहा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो तुम सब्जेक्ट की ही सेल्फ या सेल्व्स फॉर्म को यूज करते हो। मेरी बात ध्यान से समझो मैंने क्या कहा। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ही तुम्हारा क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है, तो फिर तुम सब्जेक्ट की ही सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हो, जो मैं पहले भी आपको बता चुका था। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, राइट। देखेंगे, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से देखें, समझें। जो मैंने कहा बच्चे उसे ध्यान से देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, वहां से बातें आपको क्लियर समझ में आने लग जाएंगी। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम में आया, ही hurt him yesterday, उसने खुद को कल चोट पहुंचाई, because he was very upset, because he was very upset। मेरी बात समझ आई, because he was very upset, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखेंगे, the poor man poisoned, गरीब व्यक्ति ने क्या किया, जहर दे दिया, किसे, the poor man poisoned him and his own family, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें बच्चे ध्यान से, एग्जाम में आया, put you in my position and you will realize put you in my position and you will realize how I feel, right। फोर्थ देखें, मैंने कहा they would never forgive them for this blunder that they made yesterday। इस इतनी बड़ी भूल के लिए जो उन्होंने कल की, वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, राइट। एक और एग्जांपल देखें, मैंने कहा she helped herself when there was nobody to help her, बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हर एक बात को बहुत ध्यान से देखना और समझना होगा। He hurt him yesterday, याद रखें यहाँ उसने किसको हर्ट किया बच्चे, अगर आप ध्यान दें तो उसने किसी और को हर्ट नहीं किया, खुद को ही हर्ट किया। ही हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, ये हमारी V2 वर्ब है, सेकेंड फॉर्म। ही ने हिम को, ये कोई हिम तीसरा व्यक्ति नहीं है, हिम इज नॉट द थर्ड पर्सन और नॉट एनीबडी एल्स। ये ही ने खुद को किया, तो ही ने जब खुद को हर्ट किया बच्चे, तो बोलो वो क्या हो जाएगा, ही हर्ट हिम नहीं होगा। सब्जेक्ट ही जब ऑब्जेक्ट हो तो बच्चे इसमें क्या हो जाएगा, ही हर्ट हिमसेल्फ। द पुअर मैन पॉइजन्ड, ये पॉइजन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और द पुअर मैन सब्जेक्ट। पुअर मैन ने खुद को जहर दिया तो हिम नहीं, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैमिली, खुद को और अपनी खुद की फैमिली को क्या किया बच्चे, जहर दे दिया। पुट हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझना, जब भी कोई कहता है सिट डाउन, क्या कहता है बच्चे,
सिट डाउन, बैठ जाओ, या कहता है सिंग ए सॉन्ग, गाना गाओ। ये सारे सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं किससे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो याद रखना, इनका डूअर अंडरस्टूड होता है यू, लिखा जाए या ना लिखा जाए, इनका सब्जेक्ट या इनका डूअर यू होता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? तो जब सब्जेक्ट यू और ऑब्जेक्ट भी यू है, तो मैंने क्या कहा, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, तो आप सेल्फ फॉर्म लिखते हैं। यानी आप यूं कहेंगे, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, खुद को मेरी पोजिशन पर रखना। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज हाउ आई फील, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता है। पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला देखो क्या लिखा है, दे वुड नेवर फॉरगिव देम फॉर दिस ब्लंडर, दे वुड नेवर फॉरगिव देम। बच्चे यहाँ फॉरगिव हमारी वर्ब हो गई, देम हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ही जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो आप कौन सा फॉर्म लिखते हैं बच्चे? सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म। तो ये कर देंगे आप, दे वुड नेवर फॉरगिव देमसेल्व्स, दे वुड नेवर फॉरगिव देमसेल्व्स फॉर दिस ब्लंडर दैट दे मेड यस्टरडे। अगला, शी हेल्प्ड हरसेल्फ व्हेन देयर वाज नोबडी टू हेल्प हर। ये तो ठीक लिखा, उसने खुद की मदद की जब सच में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है बच्चे। आज हमने 15 पॉइंट कर लिए हैं प्रोनाउन के। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में दिस टॉपिक वुड बी ओवर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चीज़ें समझ आ रही होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? राइट? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो आज के लिए बच्चे, आज की वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर रोकूंगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय गाइस, कैच यू द नेक्स्ट क्लास।